हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस के बारे में। कौन से डिफरेंसेस? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो मनुष्य के अंदर डिफरेंसेस होती हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किस तरीके से अलग होता है या उसमें क्यों अंतर होता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड होता है जो आंतरिक होता है, एक्वायर्ड होता है जो बाद में होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल कह सकते हैं। इनहेरिटेड यानी कि हेरिडिटी और एक्वायर्ड यानी कि इन्वायरमेंटल। तो इनहेरिटेड में देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। जैसे फिजिकल, अगर हम किसी की बॉडी पोस्चर के बारे में बात करें तो जितने भी होते हैं, इवन सिबलिंग्स की बात करें, भाई बहन की बात करें, तो सब में डिफरेंसेस होते हैं। किसी की छोटी हाइट होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की थोड़ी मीडियम साइज होती है, किसी का वेट कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। और अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल में किसी की जो मेंटल एबिलिटी होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी होती है। किसी की मध्यम वर्ग की होती है, किसी की उससे भी कम होती है। और टेम्परामेंटल यानी कि जो टेम्परामेंट होता है इमोशन कंट्रोल करने का, तो किसी का ज्यादा होता है, किसी का अच्छा कंट्रोल होता है और किसी का कम होता है। एक्वायर्ड जो है इसमें सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल आता है। एक्वायर्ड जो हम सोशल से, समाज से करते हैं, जो समाज की के लोग हैं या समाज की जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, वो चीज वैल्यू है, वो प्रभावित करती है ना कहीं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। कल्चरल, जो कल्चर है उससे भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे रिलीजन में हम देखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, तो अलग अलग ट्रेडिशन होती है, तो उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। एजुकेशनल में देखें तो इसमें सबका लेबल अलग होता है। जो भी चीजें अचीव करते हैं या जो भी लर्निंग पावर है, कैपेसिटी है, वो सबकी अलग अलग होती है। किसी का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, तो किसी का इंजीनियर बनने में है, तो किसी का टीचर बनने में। सबके जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इमोशनल पावर भी कहीं ना कहीं एक्वायर्ड होता है। जैसा हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, हम उसी तरीके से बिहेवियर करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना सिखाया गया, बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन अच्छा होता है, तो शेयरिंग की भावना ज़्यादा होती है। और जितना ज़्यादा हम शेयरिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, और कंट्रोल भी हमारे बिहेवियर पर उतना अधिक हो पाता है। तो आगे देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी इसी के बारे में हमने डिस्कस करा है। इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी दो होते हैं, यानी कि इनहेरिटेड और हमने एक चीज और डिस्कस करी थी वहां पे, एक्वायर्ड। तो इन्वायरमेंटल जो होता है वो क्या है? एक्वायर्ड है। और हेरिडिटी क्या है? इनहेरिटेड होती है। डिफरेंसेस इन इन कैलिनेशन एंड कैपेबिलिटीज। डिफरेंसेस मोरल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। मोरल, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। इकोनॉमिकल कंडीशन, किसी कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई मिड मध्य वर्ग का होता है, तो सबकी अलग अलग इकोनॉमिकल कंडीशन होती है। सोशल का हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, इमोशनल का भी डिस्कस किया, और मेंटल और फिजिकल का भी हमने डिस्कस किया। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आगे जानेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो हम उसके बारे में जानते हैं। ड्रेवर जेम्स ने एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने लिखा है कि वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स अकरिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप्स आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, समूह के व्यक्तिगत सदस्य में होने वाले मानसिक या शारीरिक पात्रों के संबंध में समूह के औसत से विभिन्नता या विचलन व्यक्तिगत अंतर है। मतलब जो भी वेरिएशन और डेविएशन होता है, जो एवरेज ग्रुप होते हैं, उसमें जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो हर इस मनुष्य में होती है, मानसिक या शारीरिक हो चाहे, तो वो सभी में होती है, और वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाती है। अब इसमें एक पिक्चर दिख रही होगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। अगर हम बात करें तो इसमें काफी जेंडर है, पॉलिटिकल व्यूज है,
साइंटिफिक एक्टिविटीज हैं, अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम है, कल्चरल डिफरेंस है और पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सबकी डिफरेंस होती है, पर्सनालिटी सबकी चेंज होती है, सोचने का तरीका चेंज होता है, लॉजिक लगाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका चेंज होता है, जेंडर भी चेंज होते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, पॉलिटिकल व्यू भी सबके अलग अलग होते हैं, एक्टिविटीज भी सबकी अलग अलग होती हैं, डिफरेंसेस, अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम के लिए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग अलग होते हैं, लोगों के सोचने का नजरिया अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी अलग होते हैं, कोई किसी बैकग्राउंड का होता है, कोई किसी बैकग्राउंड का होता है, कल्चर कोई ट्रेडिशन वाली चीजें जो हमेशा से चली आ रही है चीजें वही फॉलो कर रहा है, कोई नए ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। आगे जानेंगे, स्किनर सीई की डेफिनेशन है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसमें लिखा है, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। मतलब इनकी जो डेफिनेशन है उसका मतलब ये है कि आज हम व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में जो भी सोचते हैं जिसमें कुल व्यक्तित्व का कोई भी औसत दर्जे का पहलू शामिल है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो भी चीजें हम सोचते हैं, अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो उसमें वे सारे पहलू हैं टोटल पर्सनालिटी की जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, उस दर्जे के सारे पहलू उसमें शामिल होते हैं। तो चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे एजुकेशनल हो, जितने भी पहलू है वो सारे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में शामिल हो और सब में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। जैसे लर्निंग का तरीका सबका अलग अलग होता है, राइटिंग का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, मेंटल कैपेसिटी सबकी अलग होती है, मेंटल पावर सबकी अलग होती है। तो जितने भी पहलू हैं वो सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंक्लूड होते हैं। आगे जानेंगे, वुडवर्थ आर एस एंड मैरिक्स डीजी की एक डेफिनेशन है, इन्होंने लिखा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। मतलब इनकी जो डेफिनेशन है इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत अंतर सभी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, शारीरिक मानसिक क्षमताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चरित्र लक्षणों में पाए जाते हैं। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किस में पाए जाते हैं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसमें होते हैं, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज होती है उसमें पाया जाता है, नॉलेज में होता है, हैबिट में होता है, पर्सनालिटी में होता है और कैरेक्टर ट्रेट जो होता है उसमें होता है, हर जगह पाए जाते हैं। मतलब अगर हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो मानसिक पावर है सबकी वो अलग अलग होती है, मानसिक कैपेसिटी या मानसिक क्षमता जो होती है, एबिलिटी होती है, वर्क एबिलिटी होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम एक ग्रुप को दे दें तो सबका तरीका जो है काम करने का वो अलग अलग होता है, कोई भी एक तरीके से किसी की भी मेंटल एबिलिटी एक तरीके से नहीं होती, या मेंटल ऑपरेशन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है नॉलेज। अगर नॉलेज की बात करें तो एक क्लासरूम में ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो जब भी वो चीज़ों को पढ़ा रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बच्चों को कॉन्सेप्ट एक्वायर करने का जो तरीका है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी का अलग है किसी का अलग है, सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन उनका जो समझने का स्तर है, जो नॉलेज का स्तर है वो अलग अलग होता है। हैबिट, आदत सबकी अलग अलग होती है और पर्सनालिटी और कैरेक्टर ट्रेट्स जो है वो भी सबके कहीं ना कहीं अलग होते हैं। आगे जानते हैं, individual differences. No two individual can be exactly alike in their resulting development and adjustment. The unique characteristic and traits emerge as children pass from one stage to another. The rate of development is not the same for individuals. Some develop and learn faster than the other. Sometimes the gap is wide. मतलब
जो भी व्यक्ति होते हैं, कोई 2 व्यक्ति अपने परिणामी विकास और समायोजन में बिल्कुल समान नहीं हो सकते। मतलब जो अगर 2 व्यक्ति को इकट्ठा कर लिया जाए तो दोनों की जो हैबिट है या दोनों की अगर हम डेवलपमेंट और ग्रोथ देखेंगे तो दोनों के अलग-अलग होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होती। सो इवन सिबलिंग्स जो होते हैं, भाई-बहन होते हैं, उनकी उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अद्वितीय विशेषताएं और लक्षण उभरते हैं क्योंकि बच्चे एक चरण से दूसरे चरण में गुजरते हैं। विकास की दर सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं है। कुछ दूसरों की तुलना में तेजी से विकसित और सीखते हैं और कभी-कभी अंतर व्यापक होता है। जो यहाँ पर अगर हम बात करें जो विकास की डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं बच्चे होते हैं उनकी समान नहीं होती है। किसी की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और किसी की बहुत ज़्यादा स्लो होती है। और कहीं ना कहीं सब में बहुत ज़्यादा लक्षण दिखते हैं, मतलब उभर के सामने आते हैं, डिफरेंसेस होते हैं लोगों के। वो सबके अलग अलग होते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें व्यापक अंतर होता है। कोई भी एक जैसा नहीं होता, सब में गैप होते हैं। या कोई स्लो लर्नर होता है तो कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई क्विकली चीज़ों को एक्वायर कर लेता है और किसी को टाइम लगता है किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में। तो जितने भी अगर हम बात करें जो 2 इंडिविजुअल हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा तो वो एडजस्टमेंट का ही रिजल्ट अगर हम देखें तो वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर सेम सिचुएशन है, सेम स्थिति आ गई दोनों के पास, दोनों को उसको सॉल्व करने का तरीका भी अलग होगा और उसमें एडजस्ट करने का तरीका भी अलग होगा। Learning is most effective when differences in learner language, culture and social behavior are taken into account. सीखना सबसे प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी की भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार में अंतर को ध्यान में रखा जाता है। मतलब लर्निंग सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव कब होती है? जब हमें अपने बच्चों के लेबल पता हो, जो जिन स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं उनके लेबल पता हो, उनका बैकग्राउंड पता हो, उनका सोशल बिहेवियर पता हो, उनका लैंग्वेज पता हो कि किस तरीके से वो लर्न करते हैं, मतलब एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं वो पता हो तो हम बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। उनकी जो चीजें हैं उन सबकी, चाहे वो लर्निंग लैंग्वेज का तरीका हो, चाहे कल्चरल का हो, सोशल बिहेवियर का हो, सारी चीज़ों को अगर हम के अंतर को अगर हम ध्यान में रखकर सिखाते हैं लर्निंग या कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। Two major factor individual differences is the uneven rate of growth and development among individual. अब इसमें पर्सनालिटी की बात करें तो दो तरीके की होती है। टू मेजर फैक्टर होते हैं इसमें। पहला जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। पहले हमने इससे पहले की स्लाइड में, सबसे पहले की स्लाइड में हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। तो हेरिडिटी जो होती है वो हमेशा हमें पीढ़ियों से मिलती है, माता पिता से मिलती है। जो भी चीजें हम एक्वायर करते हैं मम्मी पापा से एक्वायर करते हैं, या फिर अनुवांशिक चीजें जो होती हैं। और इन्वायरमेंटल में इन्वायरमेंट की होती है जो हम समाज में रह के, हम समाज से प्रभावित होकर चीजों को सीखते हैं। तो आगे जानेंगे इन दोनों फैक्टर के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं हेरिडिटी। Heredity, we inherit almost all the thing we need for growth and development. मतलब जो हेरिडिटी है, जो भी थिंग होती है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी की आवश्यकता होती है वो सारी हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी गिव्स ऑल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी क्या करती है? जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ाती है, पोटेंशियल जो होती है मतलब वो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो कार्य क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है, उसकी एक देन मानी जाती है। वहीं पर अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट मॉडिफाई टू अ सर्टेन एक्सटेंट द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। इसमें जो भी हेरिडिटी का इफेक्ट होता है उसके द्वारा इन्वायरमेंट में जो भी चीजें होती हैं उसको मॉडिफाई की जाती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन्वायरमेंट जो है वो क्या करता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जो व्यक्तिगत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसके लिए एक दिशा प्रोवाइड करता है जो इन्वायरमेंट होता है। आगे जानेंगे।
तो हम पहला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस जो है, सम आर मोर इंटेलिजेंट देन द अदर एंड दोज हु आर मोर इंटेलिजेंट progress and grow faster than those who are less intelligent. People differ in intellectual abilities and capacities like reasoning and thinking, power of imagination, creative expression, concentration, etc. अगर हम यहाँ पर बात करें, सम आर मोर इंटेलिजेंट देन द अदर, कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, उनके पास जो आईक्यू लेवल होती है उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और जो अधिक बुद्धिमान है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन लोगों की तुलना में वो तेजी से बढ़ते हैं, और जो कम सोच या कम बुद्धिमान होते हैं उनकी तुलना में वो आगे बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका, जैसे अभी हम कंपटीशन की बात कर लें तो एक बार में वो कंपटीशन को पास कर लेते हैं, या कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार में उसको सॉल्व कर लेते हैं। लोग बौद्धिक क्षमताओं और क्षमताओं जैसे तर्क और सोच की कल्पना शक्ति, रचनात्मक अभिव्यक्ति, एकाग्रता आदि में विभिन्न होते हैं या भिन्न होते हैं। फिर जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है और कैपेसिटी है, जैसे चाहे वो रीजनिंग का तरीका हो, चाहे थिंकिंग का तरीका हो, इमेजिनेशन की पावर हो, कल्पना शक्ति की पावर हो, या क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो, या कंसंट्रेशन हो, वो सारी उनकी अलग अलग होती है। वो सारी चीजें उनकी एक दूसरे से भिन्न होती हैं, कि किसी में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में कल्पना की जो इमेजिनेशन पावर है वो ज़्यादा अच्छी होती है, किसी में कम अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग का तरीका ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का कम होता है। तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है इन सारी चीज़ों में। On the basis of these differences, they are usually classified as idiot, imbecile, moron, borderline, normal, very superior, and genuine. Recent psychologists view intelligence as multiple abilities. It is necessary for a teacher to have a thorough understanding of intellectual abilities of a student. इसमें जितने भी अंतर हैं उनके आधार पर उन्हें आमतौर पर बेवकूफ, या फिर हम बात करें नपुंसक, मोरून, सीमा रेखा, सामान्य, कुछ बेहतर और प्रतिभाशाली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक शिक्षक के लिए अगर हम बात करें, छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं की पूरी समझ होना आवश्यक है। जो उनकी इंटेलेक्चुअल पावर होती है स्टूडेंट की, एक टीचर को उसकी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में जानना है, यानी कि उसका जो लेबल है कि किस लेबल पर हम उसे सिखा सकते हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, कार्य करने की कैपेसिटी क्या है। अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को सिखा सकते हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को बच्चे में एक्वायर करवा सकते हैं, ग्रहण करवा सकते हैं बच्चे को। दूसरा जो है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन जो है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द सम पीपल आर born बिगर, हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर देन द अदर, नेचुरली हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर देन द अदर, डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज। मतलब बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है, या फिर ऐसे भी बहुत सारी होती है। अगर सिबलिंग्स की बात करें तो एक मदर के दो बेटे अगर होते हैं तो एक हेल्दी और एक कम हेल्दी अक्सर होता है, क्योंकि ये डिफरेंसेस होते हैं। तो ये देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बड़े स्वस्थ और मजबूत पैदा होते हैं, स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, और दूसरों की तुलना में मजबूत जो होते हैं, उनकी जो मोटर क्षमता होती है, मतलब जो उनकी मोटर एबिलिटी होती है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। यानी कि फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एबिलिटी जो होती है, उन दोनों में उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। तो फिजिकल कंडीशन में भी डिफरेंसेस पाई जाती हैं। किसी की भी फिजिकल कंडीशन जो होती है वो समान नहीं होती है, एक दूसरे की अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही बहुत ज्यादा, मतलब दूसरों की तुलना में स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो कम स्ट्रोंग होते हैं, या फिर कम हेल्दी होते हैं। तो ये नेचुरली है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, और डिफरेंसेस उनकी मोटर एबिलिटी में भी देखने को मिलता है। There exist wide differences in motor abilities, such as reacting time, speed of action, steadiness, rate of muscular movement, manual
dexterity and resistance of fatigues, etc. But there are also people who are born with handicaps such as deafness, muteness, defectiveness, arms or legs, and the like. Naturally, normal people develop faster and better and are able to attain higher status than the handicapped people. मतलब जो मोटर क्षमता जिनकी होती है, मोटर एबिलिटी में व्यापक अंतर मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रतिक्रिया का जो समय होता है, या फिर जो स्पीड ऑफ एक्शन होता है, या फिर स्टेडीनेस होता है, स्थिरता होती है, मांसपेशियों की क्षण की दर होती है, या मैनुअल निपुणता की बात करें, थकान की प्रतिरोध होते हैं, ये सारे सबके अलग अलग होते हैं लोगों। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हैंड मतलब विकलांगता के साथ पैदा होते हैं, जैसे उनमें डेफनेस होती है, डिफेक्टिवनेस होती है, म्यूटनेस होती है, आर्म्स और लेग में डिसऑर्डर पाया जाता है। स्वाभाविक रूप से सामान्य तेजी से लोग और बेहतर विकसित होते हैं, विकलांग लोगों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेटर मतलब नॉर्मल होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। तो ये भी एक तरीके की डिफरेंसेस होती है जो लोगों में होती है। तो लोगों की जो मोटर एबिलिटी है वो अलग अलग उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। स्पीड ऑफ एक्शन जैसे होता है, स्टीडीनेस होता है, रेट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट जो होता है वो भी डिफरेंस होता है, मैनुअल डेक्सटेरिटी जो होती है वो भी सबकी डिफरेंस होती है। रेजिस्टेंस और फटीग जो होते हैं, लोगों की थकान जो होती है वो भी कहीं ना कहीं अलग होती है और अलग देखने को मिलती है। तो सब में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिफरेंसेस। Individual differ, individual differ in height, weight, color of skin, color of eyes and hair, size of hand and head, arms, feet, mouth and nose, length of waistline, structure and functioning of internal organ, facial expression, mannerism of speech and walk, and other such native of acquired physical characteristics। मतलब अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, तो जो व्यक्ति की हाइट होती है, वेट होता है, या जो स्किन का कलर होता है, आई होती आंखें होती हैं, या फिर बाल होते हैं, साइज ऑफ हैंड एंड हेड जो सिर का आकार, और हाथ पैर मुंह और नाक, कमर की जो लंबाई होती है, आंतरिक अंगों की संरचना होती है, या जो लोगों के फंक्शनिंग और इंटरनल ऑर्गन होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, या फिर बातचीत करने का तरीका होता है, वो सबका अलग अलग होता है, और सब में कहीं ना कहीं एक्वायर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। तो सबका चलने का, घूमने का, या फिर ऊंचाई, वजन, त्वचा का रंग, इन सब चीजों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। Aptitude and special talent. Gifted with special aptitude and talent in musical, painting, action, science, mathematics, and the like, the children often show excellence of performance and leadership in their respective field of specialization. For above the ordinary individuals, variation occur among the individual in relation to the specific taste and interest. In a similar way, people are found to have different aptitude. Some have mechanical aptitude, while the other have scholastic, musical और artistic aptitude। मतलब अगर हम एप्टीट्यूड और स्पेशल टैलेंट देखें तो वो भी अलग अलग होता है। सब में गिफ्टेड और स्पेशल एप्टीट्यूड होते हैं। किसी में म्यूजिकल होता है, म्यूजिक का होता है टैलेंट, किसी में पेंटिंग, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई एक्टिंग अच्छी करता है, किसी की साइंस और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है। तो सब में अलग अलग एप्टीट्यूड और जो स्पेशल टैलेंट होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। दो ये जो भी बच्चे होते हैं वो उनका जो एक्सीलेंस ऑफ परफॉर्मेंस होता है, या लीडरशिप की बात करें, या फिर उस सब में सबके अलग अलग जो भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, वो सबके उसकी जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स होती है वो भी अलग अलग होती है। वेरिएशन अकर अमंग द इंडिविजुअल इन रिलेशन
टू द स्पेसिफिक टेस्ट एंड इंटरेस्ट। सबके जो विशिष्ट स्वाद होते हैं, रुचियों के संबंध में अगर हम बात करें, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम फूड की बात करें तो सबको, किसी को जंक फूड पसंद होता है या फिर किसी को सब में भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। किसी को घर का खाना पसंद है, किसी को बाहर का पसंद है, या फिर अगर हम किसी को कुकिंग करना पसंद है तो किसी को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसी तरह लोगों में अलग अलग योग्यताएं पाई जाती हैं। कुछ में यांत्रिक योग्यता होती है, जबकि अगर हम बात करें, कुछ का जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है वो बहुत अच्छा होता है, और किसी का स्कॉलास्टिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है। तो सब में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट जो होते हैं उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। Next है sex. Males are expected to be aggressive, fearless, and capable of doing heavier work. Female are expected to be passive, demure, prime, and the like. Hence, to a large extent, sex determines the direction of the growth and development of individual. पुरुषों से आक्रामक, निडर और भारी काम करने की सक्षम होने की उम्मीद की जाती है, जबकि महिलाओं से निष्क्रिय, आलसी, प्राइम और इसी तरह की होने की उम्मीद की जाती है। इसलिए काफी हद तक सेक्स व्यक्तियों के विकास और विकास की दिशा निर्धारित करता है। तो मतलब जो डायरेक्शन होता है इंडिविजुअल की ग्रोथ का, वो कहीं ना कहीं जेंडर जो होता है वो कहीं ना कहीं उस बहुत ज्यादा डायरेक्शन दिखाता है। तो हमेशा लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जो मेल होंगे वो बहुत ज्यादा फेयरलेस होंगे, एग्रेसिव होंगे। कोई भी काम होगा, कोई भी हैवी वर्क होगा, उसके लिए कैपेबल होंगे उस काम को करने के लिए। लेकिन वही चीज जब जहाँ पर फीमेल की आती है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि पैसिव, ड्यूमी और प्राइम जो भी वर्क होंगे, मतलब काफी निष्क्रिय और आलसी, प्राइम इसी तरह होने की उम्मीद की जाती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। Age is is a bigger factor in making one different from another. Generally, old learners have more physical strength and higher level of comprehension than younger ones. Maturation and readiness are important in learning. Mature learning have greater capacity to receive instruction. उम्र एक को दूसरे से अलग बनाने में एक बड़ा कारक है। आमतौर पर पुराने शिक्षार्थियों में युवा लोगों की तुलना में अधिक शारीरिक शक्ति और उच्च समझ का स्तर होता है। मतलब लेबल जो है वो कहीं ना कहीं एज वाइज भी चेंज होता है। जैसे जिनकी ज्यादा एज है या जिन्होंने जो पुराने शिक्षार्थी थे, जो अगर उनकी तुलना में अब के शिक्षार्थियों की बात करें तो उसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, लेकिन अब की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा कम है या कम देखने को मिलती है। उनकी शारीरिक शक्ति भी बहुत ज्यादा थी, और अभी की जो शारीरिक शक्ति है उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सीखने में जो मैच्योरेशन होता है या फिर तत्परता होती है, रेडीनेस होती है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो किसी में मैच्योरेशन पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, रेडीनेस बहुत ज्यादा होती है, और किसी में बहुत कम होती है। जो मेच्योर लर्नर होते हैं उनमें निर्देश प्राप्त करने की अधिक क्षमता होती है। अगर हम बात करें इमेच्योर के हिसाब से, तो इमेच्योर जो होते हैं उनमें लर्निंग की समझ और जो भी इंस्ट्रक्शन की समझ होती है वो कम होती है। उनसे ज्यादा जो मेच्योर लर्नर होते हैं उनमें ज्यादा होती है। नेक्स्ट है टेम्परामेंट, इमोशनल मेच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। Those who are easily irritated and tensed, even with tribal thing, uh, symptomatic of emotional immaturity and stability. In some individual, positive emotion like love, affection, and assumption and the like are prominent, whereas in some negative emotion are more powerful. Individual also differ in the manner they express their emotion. Some are emotionally stable and mature, while others are emotionally unable and immature. Generally, children who are more emotionally mature and stable or more. जो लोग मामूली चीजों से भी आसानी से चिढ़ जाते हैं और तनावग्रस्त होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, बहुत जल्दी टेंस होते हैं किसी चीज को लेके। उनकी जो इमोशनल इमेच्योरिटी होती है
या जो अस्थिरता के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, उसमें बहुत अच्छे से डील करते हैं। कुछ व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा लव, अफेक्शन और अज्यूममेंट जैसी जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं, जबकि कुछ में नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, उनकी अधिक शक्तिशाली होती हैं। व्यक्ति अपनी भावनाओं में को व्यक्त करने के तरीके भी भिन्न होते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई किसी के साथ कुछ हो जाए तो अपनी हर फीलिंग, हर इमोशन को शेयर करता है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने इमोशन को शेयर करना नहीं चाहते। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से है। कुछ भावनात्मक रूप से स्थिर और परिपक्व होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं और मेच्योर होते हैं, जबकि कुछ भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस टेम्परामेंट में भी देखने को मिलती है। उनकी जो इमोशन और मैच्योरिटी होती है, या इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होती है, वो भी डिफरेंसेस उसमें पाए जाते हैं। किसी में मैच्योरिटी पाई जाती है, किसी में इमेच्योरिटी पाई जाती है, कि कोई स्टेबल होता है, कोई अनस्टेबल होता है। Patience in studying their lessons, hence learn faster than those who are more temperamental. Emotional stability is the capacity to maintain one's emotional balance under stressful circumstance. It is the opposite of emotional instability and neuroticism. मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर, आमतौर पर वह बच्चे जो जिनकी जो इमोशनल रूप से वो अधिक मेच्योर और स्थिर होते हैं, जब भी वो लर्निंग करते हैं, जब भी कोई चीज़ लर्न करना होता है, तो उनमें पेशेंस का लेवल बहुत अच्छा होता है। वो जब भी लर्न करते हैं, तो स्टडी करते हैं, तो उसमें पेशेंस रखते हैं। और जिसके लिए वो क्या करते हैं, उन लोगों की तुलना में तेजी से सीखते हैं जो अधिक मनमौजी होते हैं। बहुत सारे लोग जो मनमौजी होते हैं, कि मन है तो पढ़ना है, नहीं मन है तो नहीं पढ़ना है। बट जो पेशेंस ज़्यादा रखते हैं, या हम कह सकते हैं धैर्यवान होते हैं, जिनमें जिनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, वो क्या करते हैं, जो मनमौजी होते हैं उनकी तुलना में अधिक सीखते हैं। जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, वो तनावपूर्ण परिस्थितियों में इमोशनल बैलेंस बनाए रखने की क्षमता है। और ये भावात्मक जो अस्थिरता होती है, वो कहीं कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी होती है, वो न्यूरोटोसिज्म की वजह से होती है। तो हम इसके थ्रू ये जान सकते हैं कि इमोशनल अगर इमोशन या पेशेंस लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पेशेंस लेवल होता है, हमारा टेम्परामेंट शांत होता है, हम उतनी ज़्यादा फास्टर लर्निंग कर पाते हैं। Introversion, extroversion, dominance, submissiveness. Extroverts are usually gregarious and like the dominant, enjoy interacting with people. Introvert prefer to work job that can performed in peace, quiet, and with less contact with other people. जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, आमतौर पर वो बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो मतलब कोई भी चीज होती है बहुत आसानी से बोल देते हैं। किसी को भी कुछ भी बोलना होता है, उनके मन में क्या चल रहा है, तो वो जल्दी उन चीज़ों को बोल देते हैं। तो उनको बहिर्मुखी कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं। प्रमुख बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ बातचीत करने का आनंद लेते हैं। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कम ये चीज़ें मिलना-जुलना कम पसंद करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करना कम पसंद करते हैं। नौकरियाँ काम नौकरियाँ पसंद करते हैं जो शांत और अन्य लोगों के साथ कम संपर्क के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो उनको हमेशा ऐसा वर्क प्रेफर होता है, कि जॉब या वर्क जहाँ पर पीस हो, बहुत ज़्यादा शांति हो और लोगों के साथ कांटेक्ट कम करना पड़े, ऐसी चीज़ें उनको पसंद होती है। बट अगर हम एक्सट्रोवर्ट का देखें, तो वहीं पर वो ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना पसंद करते हैं। वो ऐसी जगह पे जॉब करना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें आनंद आए और लोगों वो एन्जॉय कर सके, लोगों से इंटरैक्ट कर सके। तो द सोशलाइज एक्सट्रोवर्ट, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं हम उनको कह सकते हैं, उनका सामाजिकरण अच्छे से होता है, सोशलाइज होते हैं। पॉजिटिव ट्रेट, द सोशलाइजर्स वुड लव to travel and be a part of the groups and are often the center of attention. They are often excited and demanding as a result of being high energy types. They love the limelight and the hype. They are direct,
in their approach. Negative traits, it is important for the personality to be liked by others and can hurt easily if they think someone doesn't care for them. They can be fickle minded and emotionally weak. मतलब जो पॉजिटिव ट्रेट्स होता है, ये सोशलाइजर को मतलब जो ऐसे सोशलाइजर होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, समूह का हिस्सा बनना, ग्रुप का हिस्सा बनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अक्सर उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन बनना बहुत ज़्यादा वो होता है, पसंद होता है कि वो हर किसी के अटेंशन में हो, हर किसी के ध्यान में हो और हर किसी का ध्यान उन पर केंद्रित हो। वे अक्सर मतलब उनकी जो एनर्जी होती है, उनका जो एनर्जी पावर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के होते हैं। उसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं उत्साहित होते हैं और उन्हें हमेशा लाइमलाइट और हाइप पसंद होता है, लाइमलाइट में रहना पसंद होता है। वो अपने दृष्टिकोण जो उनका होता है उसमें वो उनका जो अप्रोच होता है वो डायरेक्ट होता है, उसमें सीधे होते हैं और नकारात्मक लक्षण व्यक्तित्व को दूसरे द्वारा पसंद किया जाना महत्वपूर्ण है। आसानी से इनको कोई भी चोट पहुँचा सकता है। यदि उन्हें लगता है कि कोई उनकी परवाह नहीं करता, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बनाया जाए या सेंटर ऑफ अटेंशन ना बनाया जाए, तो उनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इनका जो दिमाग होता है, वो हमेशा चंचल होता है, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं, मतलब इमोशनली वीक हो सकते हैं। The hermit यानी कि introvert, positive trait, the typical introvert personality doesn't like change. They prefer to have set of guideline to follow and they won't mind doing the same thing over and over. They often are very happy and content with themselves and life in general. They are usually punctual and consistent. Negative traits as they tend to keep themselves. Such people come across as shy and arrogant. They are usually disturbed by new challenges which can affect the efficiency of their work. मतलब जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इनकी जो पॉजिटिव ट्रेट होती है, ये टिपिकल इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं। ये इनको चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, परिवर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये पालन करने के लिए दिशा निर्देशों के सेट को पसंद करते हैं। वे एक ही चीज को बार बार करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। वे अक्सर क्या करते हैं, सामान्य रूप से जीवन के साथ बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं। जो नॉर्मल लाइफ होती है उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जो जनरल लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उससे बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं। ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं आमतौर पर समय के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं और सुसंगत होते हैं। नकारात्मक लक्षण अगर इनके देखें तो जैसे वे खुद को रखते हैं, ऐसे लोग शर्मीले और अभिमानी के रूप में सामने आते हैं। वे आमतौर पर नई चुनौती से परेशान हो जाते हैं और इनके जो भी काम होते हैं दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी इफिशियंसी, इनके काम इनकी इफिशियंसी को प्रभावित कर सकती है। आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है इन्वायरमेंट का या फिर किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम क्लासरूम में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे उसकी शैक्षिक उपयोगिता होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी कंफ्यूजन है वो बता सकते हैं, उसको मैं क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। शुक्रिया।